अभी तक जो बात की है हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। तो बताया गया था, मान लो ये सेल है और सेल में मेनली खेला हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया में दो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बतलाया था कि करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो ग्लूकोज अंदर आया, जो ग्लूकोज अंदर आता है तो इस ग्लूकोज को क्या करना होता है, तोड़ना पड़ता है। ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। किसमें तोड़ेंगे, पायरुविक एसिड में तोड़ेंगे। क्या गो पायरुविक एसिड बनेगा, दो गो पायरुविक एसिड। क्यों दो गो बनेगा, क्योंकि ये 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड। तो 6 कार्बन वाला एक तो है और 3 कार्बन वाला दो गो बन जाएगा। इसी प्रोसेस को बोले थे कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है। इसी को हम लोग क्या बोले थे, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका प्रोडक्ट हम बाहर लिख देंगे। प्रोसेस कहलाया था ग्लाइकोलाइसिस। बताया था ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ये बताया था ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बना था। तो दो ठो एटीपी डायरेक्ट बात किए थे। दो ठो क्या बना था, NADH2 या NADH, यहाँ पी नहीं बोलेंगे, NADP। पी जो लगाते हैं वो फोटोसिंथेसिस में लगाते नहीं, यहाँ सीधे H या H2। एक ग्लाइकोलाइसिस की बात किए थे। फिर अगला स्टेप में आए थे पिछले क्लास में, और अगले स्टेप में आए थे तो यही पायरुविक एसिड जो अंदर आया था, बताया था यही पायरुविक एसिड से बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में कै गो आया, तो दो गो पायरुविक एसिड है तो दो गो। एसिटाइल कोएंजाइम में कै गो बनेगा, दो गो। और यहीं पे निकलता है, हम बाहर साइड निकाल देते हैं, NADH2 कै गो निकलेगा, दो ठो। प्लस यहीं पे दो ठो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसी को बोले थे लिंक रिएक्शन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन बोला गया था इसको। उसके बाद मैंने बताया पिछले ही क्लास में, यही एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर आएगा। अंदर बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यहीं पे चलेगा क्रेब्स साइकिल। अंदर में क्या चला था, क्रेब्स साइकिल। तो अंदर में प्रोडक्ट बनेगा, जो भी चीज बताएंगे ये स्टार मार्क कर दे रहे हैं, स्टार मार्क को यहां लिख रहे हैं। अंदर में क्या बनेगा, एक बार अगर एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो क्रेब्स साइकिल जो एक बार चलेगा तो एक ठो जीटीपी बनेगा, 3 ठो NADH2 बनता है और एक बनता है FA। एक बार चलेगा तो, लेकिन यहाँ दो है, तो दो है तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो सब में मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। तो ये क्या को बनेगा, दो ठो। ये बनेगा दो ठो, ये 6 और ये 2। इस तरह से नहीं। प्लस क्या है, क्रेब्स साइकिल में और भी चीज बना था। तो एक बार में 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 बार में 4 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। कहाँ पे बच्चों, FADH2। FADH2 एक ही निकलता है, NADH2 3 निकलता है। उसके बाद क्या होगा, इतना तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इतना में जो गौर कीजिएगा, ये जो एटीपी बना था ये तो बना है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बना था। लेकिन ये जो बनेगा, ये तब एटीपी देगा जब अंदर जाएगा, कहाँ, ETS में। ETS
ईटीएस की जो बात करेंगे, ईटीएस कहाँ चलेगा? तो ये जो क्रेब साइकिल में बना है यहाँ पे, ये NADH2 या FADH2, ये सब जब आएगा इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और यही इनर मेम्ब्रेन में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज हम लोग को इसी पे बात करना है, बाकी सब बात हो चुका है। ग्लाइकोलाइसिस डन हो चुका है, लिंक रिएक्शन डन हो चुका है, और क्रेब साइकिल डन हो चुका है। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ईटीएस पे, ईटीएस में यहाँ पे एटीपी आखिर कैसे बन रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का बात करेंगे। और ईटीएस में एटीपी जो बनेगा तो कौन, ये जो NADH2 जो बना था इस जगह, वो NADH2 यूज होगा। यहाँ जो बना है ये भी यूज होगा। FADH2 और NADH2 जो क्रेब साइकिल में बना है वो भी यूज होगा, और उसी को तोड़ के बनाएगा। मैंने पिछले ही क्लास में बताया था, एक NADH या H2 जो है ये 3 एटीपी देता है, और एक FADH2 की जो बात करते हैं ये 2 एटीपी की बात करता है। तो एक है 3 एटीपी दे रहा है, एक 2 एटीपी दे रहा है। लेकिन कब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब नहीं। तो हम लोग का आज हम लोग चौथा स्टेप इसका बात करने जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या था? ग्लाइकोलाइसिस कर चुके हैं, लिंक रिएक्शन बात हो चुका है, क्रेब साइकिल बात हो चुका है। सेलुलर रेस्पिरेशन का चौथा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बात करते हैं, हटा रहे हैं इसको, ये तो जस्ट रिवीजन कराया, क्लीन कर रहा हूं। बच्चों अगर आपको पता है तो मैंने पहले भी आपको बतलाया था एक बात, एटी फास्फोराइलेशन एक टर्म आता है, और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और पूरे दुनिया में 3 ही तरीके से एटीपी बनता है। पूरे दुनिया में जो एटीपी बनता है 3 ही प्रोसेस। एक होता है फोटोफास्फोराइलेशन, एक तरीका ये है फोटोफास्फोराइलेशन। दूसरा तरीका एटीपी बनने का है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और तीसरा तरीका होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो पूरे दुनिया में एटीपी बनने का तरीका यही 3 है, चौथा तरीका कोई भी नहीं है एटीपी बनाने का। फोटोफास्फोराइलेशन आपका पढ़ा हुआ है, फोटो बोले तो लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना। तो इसके लिए जो ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल था क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, आपका पढ़ा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ हो रहा था? ये जो डबल मेम्ब्रेनस है ये क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनली, और इसी में कहाँ बताए थे? इसमें बताया था थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड का बंच ग्राना कहलाता है, थैलेक्वाइड का बंच ग्राना कहलाता है। इसी थैलेक्वाइड के ऊपर याद हो तो क्वांटाजोम ये सब बताए थे, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? सब पढ़ाया हुआ है। और इसी क्वांटाजोम में बताया था LHC होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसी क्वांटाजोम के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये तो क्वांटाजोम है। और इसी क्वांटाजोम में हम लोग 2 बात किए थे, एक PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड पिगमेंट था। तो अगर आपको याद हो तो एक साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ाया था। PS फर्स्ट क्या करता है? साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन की बात किए थे, जिसमें कितना एटीपी बन रहा था? 2 एटीपी बन रहा था। और एक बताया था नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन,
तो उसमें दोनों यूज हुआ था। सेकेंड और फर्स्ट मिलके क्या करवाता है? नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सब हम लोग बात किए थे, ये आपका पढ़ा हुआ। नॉन साइक्लिक में अगर आपको याद हो तो इसमें बोला था एटीपी क्या को बनता है? एक एटीपी बना था, लेकिन दो तो बना था, NADPH। क्लियर है? ये तो आपको पढ़ा हुआ है, फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में पढ़ा चुका हूँ लाइट रिएक्शन में। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ पे होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होगा? तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो इसी इनर मेम्ब्रेन में क्या होना है? इसी इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम सब होगा और इसी इनर मेम्ब्रेन में होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, डिटेल बात देखेंगे हम लोग। और वही इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट करेगा तो एटीपी बनाएगा। आप लोग को बताया था इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो हो रहा है तो उसी को बोलते हैं करंट। करंट अगर पंखा में डाल दे तो पंखा घूम रहा है, वही करंट अगर लाइट में डाल दिए तो लाइट जल रहा है, वही करंट अगर एसी में डाल दिए तो ठंडा कर रहा है। नहीं, तो डिपेंड करता है, सब तो करंट है, सब तो एनर्जी है, कहाँ डाले। वही करंट अगर एटीपी बनाने वाला मशीन में डाल देंगे तो एटीपी बनाएगा। चलिए, तो ये तो एटीएस के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब आज हम लोग को पढ़ना यही है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक ये भी होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और जहां हम लोग आए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की जो बात करेंगे आखिर ये कहां पे होगा? तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में जो हम लोग बात करते हैं ये कहीं भी हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ तो कहां हुआ था? साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी जो बना था वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से ही बना था। नहीं, और कहां हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक जीटीपी बना था वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन था। इवन न्यूक्लियस में हो सकता है, एटीसी लिख देता हूं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कोई फिक्स जगह नहीं है कि वहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की जो बात करेंगे कोई फिक्स जगह नहीं है कि वहीं होगा, ये कहीं भी हो सकता है। कौन? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की जो हम लोग बात करते हैं, तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का, तो आइए हेडिंग डालते हैं यही। और जैसा कि बताया फास्फोराइलेशन का मतलब ये एटीपी का बनना, तो एक तरीका आप देख चुके हैं, ये भी तरीका लगभग आपको पता है। अब ये लास्ट तरीका हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसका? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जरूरत नहीं, चाहे तो इसको शॉर्ट नाम से ही जाना है ना। आइए एटीएस पे बात करते हैं। हटाओ, हटा रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, मतलब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्लीन, क्लीन। तो हमारा हेडिंग आज का क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। हेडिंग क्या है? ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, या इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहां होगा? ऐसे इसका और भी नाम है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन।
टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ, इसी को बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन करवाना। किसका? जो बना के रखे हैं, क्या बना के रखे हैं? NADH2 एंड FADH2, इसी से तो एटीपी बनवाना है। इसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन करवाने के काम करेंगे। कहां होगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन? अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। टर्मिनल ऑक्सीडेशन की जो बात करेंगे कहां होना है? इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाया उस इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। और वही इलेक्ट्रॉन जो देगा तो वही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और वही इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा तभी जाके क्या बनेगा? ATP का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जो देगा तभी जाके हम लोग क्या करेंगे? एटीपी का प्रोडक्शन करवाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या है, तो मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है या आउटर मेम्ब्रेन, और इसका ये इनर मेम्ब्रेन इस तरह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर पढ़े हैं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भूल गए, मतलब साथ साथ नहीं पढ़े। अब ये सब नहीं याद रहेगा तो यहाँ कनेक्ट करेंगे अभी। क्रिस्टी, क्रिस्टी नहीं, बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टी उसमें होगा। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में पढ़ाया था ये सब, है ना? तो लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। चलो यहाँ देखो, अब ध्यान नहीं दिए तो कोई बात नहीं। इनर मेम्ब्रेन जो है, इसी इनर मेम्ब्रेन में एटीपी बनाने वाला फैक्ट्री है। यही इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा? इस तरह से साइटोक्रोम सब होगा या पिगमेंट मॉलिक्यूल सब होगा, या हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम लोग जो बात कर रहे हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी चेन होगा। इनर मेम्ब्रेन, और वो जो रेस्पिरेटरी चेन है उसको 4 कंपोनेंट में बांट दिया गया। इनर मेम्ब्रेन में जो एक डॉट की बात कर रहे हैं उसको 4 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट होता है इसमें, या रेस्पिरेटरी चेन की जो बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, बना होता है किसका? 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट से बना होगा। 4 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट जो बोला जाता है FMN, ये सब कंपोनेंट का नाम है FMN। दूसरा कंपोनेंट जो होता है इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन। तीसरा कंपोनेंट जो होता है इसमें कोएंजाइम Q। और मेन कंपोनेंट जो होता है साइटोक्रोम। साइटो ठीक है, मेन कंपोनेंट साइटोक्रोम है। ये जो साइटोक्रोम है ये ढेर टाइप का होता है। साइटोक्रोम को आपको सीक्वेंस में याद रखना है। साइटोक्रोम बी होता है, साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम ये C1 होता है, फिर सी होता है, B C1C, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3।
ये साइटोक्रोम का सीक्वेंस होता है। बेहोशी में भी याद रखें, साइटोक्रोम का सीक्वेंस दुनिया का कोई मेडिकल एग्जाम ऐसा नहीं है जो इसको 10 बार ना पूछा हो। बेहोशी में भी आपको याद होना चाहिए ये सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस? सारा सीक्वेंस में, सीक्वेंस कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तभी यहां जाएगा, तभी यहां जाएगा, और उसमें जाएगा तो इसके पास जो आएगा तो ये अगले को देगा, ये अगले को, ये अगले को, ये अगले को, और फाइनल जो इलेक्ट्रॉन देता है A3 वो ऑक्सीजन को देता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑक्सीजन को। और जैसे ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और H+ से जुड़ के वो वाटर बना देगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में वाटर बनता है, फोटोसिंथेसिस में वाटर टूटा था। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो वाटर का था वही इलेक्ट्रॉन ना फाइनली लाके किसको दे दिया? ऑक्सीजन को, और फिर से वाटर बन जाता। नहीं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? एक स्टेप फिर आगे बढ़ते। ओके, ठीक है, जल्दी कर, क्लिक कर लो। जो बच्चे 2 ईयर के हैं टेंशन मत लीजिए, आराम से चलेगा। आज जो JNV में के हैं जिसको रिटर्न होना है तो लोग क्लिक कीजिए, क्योंकि स्लो होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 ईयर वाले का तो एक झलक है कि क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना ऑलमोस्ट यही सब चीज़ है, लेकिन थोड़ा स्लो चलेंगे, तरीका अलग होगा। ऐसे आज अभी हम स्लो हैं, अभी स्पीड नहीं पकड़े हैं। कल थोड़ा फास्ट है, नहीं 10x पे थे। अब देखो, अब कुछ कॉम्प्लेक्स का नाम सब भी NCERT में इस बार दे दिया, नया वाले में। नया वाला में अभी दिया और हम लोग बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। चलो हटा रहा हूं, यही सब चीज को कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। नहीं, तो कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि कहां पे कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, हटा रहा हूं। तो एक होता है नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, पांच कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ ETS, वैसे तो नोट्स में इनहिबिटर भी लिखा हुआ होगा। पहला नेम लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कहां से कहां तक को बोला जाता है? FMN से, और दूसरा NADH2 जो इलेक्ट्रॉन आके देता है। NADH2 डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंतर्गत कहलाता है, इसको फर्स्ट में बोलो। ये सेकेंड में क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो बोला जाता है, कोई एंजाइम Q से लेके FADH2, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड के अंतर्गत आता है। इसमें भी डिहाइड्रोजिनेज आप लिख सकते हो, क्या कि यहाँ पे हटेगा डी। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या होता है? कहां से कहां तक? तो ETS में साइटोक्रोम B से C1 तक, साइटोक्रोम B2, साइटोक्रोम C1, ये किसके अंतर्गत आता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड बोलते हैं इसको। नहीं,
फिर बच गया कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 कहां से? साइटोक्रोम ए से A3 तक, A2 A3, ये होता है कॉम्प्लेक्स 4। क्या हो गया? C2 कहाँ लिखे थे? तो लिखवे नहीं थे, तो बताएंगे तो कहाँ है? यहाँ ABCD थोड़े पढ़ रहे हैं। BC1CA3, रुके ना। कॉम्प्लेक्स 5 कहां से कहां तक? कॉम्प्लेक्स 5 जो रियल में बोला जाता है कहां? 5 का जब भी बात करेंगे तो ATP सिंथेटेज, उसको कॉम्प्लेक्स 5 या ATP एज वाला नहीं, सब आ गया इसमें। क्या बोले थे? BC1CA3, B से C1 आया, फिर A से A3 नहीं, और इसी के बीच में जो चलेगा तो सीक्वेंस में, तो बी साइटोक्रोम बी, बी से C1, इसको बोला, नाम दिया गया है इसको कॉम्प्लेक्स 1 थर्ड, और इसको बोला गया है कॉम्प्लेक्स 4, और साइटोक्रोम वाला कॉम्प्लेक्स 5, सबका नाम दिया हुआ है ना, उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और था कि कुछ कुछ इनहिबिटर है जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकेंड इतर को रोकने का भी काम करते हैं। ऐसे तो इनहिबिटर आजकल अब नहीं पूछता है, बट लिख दिया हूं, तो आप चाहो तो लिख सकते हो इनहिबिटर। इनहिबिटर में कौन सा होगा जो इनहिबिट करेगा? तो अगर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर बात करें तो रेटिनॉल और इमेटल आता है, पॉइजन है। रेटिनॉल एकमात्र याद रखिए। इसके बाद कौन सा? कॉम्प्लेक्स 4, जो आप लोग सुने होगा साइनाइडिक पॉइजनिंग, साइनाइड के बारे में। साइनाइड अगर डाल दीजिएगा तो किसको रोक देगा? साइनाइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर नहीं होने देगा, इधर ट्रांसफर नहीं होने देगा। ऐसे कम आपका इनहिबिटर आजकल अब पूछता उसका नहीं, तो इनहिबिटर वैसा करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये जो इतना बात किए, अभी भी बहुत बात आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझाना है कि कैसे आखिर एटीपी बन रहा है। ये तो पता ही नहीं अभी आपको, एटीपी कैसे बन रहा है। चलिए उस पर आते हैं हम, एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। इतना हटा दूं? चलिए अब देखिए, एकदम बोर्ड पे नजर होना चाहिए, थोड़ा भी नजर इधर उधर हुआ तो समझ में नहीं आए। ये मान लो सेल है, सेल, सेल है तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और उसमें मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी मैं अलग से बना दूं, और ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। बात बिल्कुल नहीं। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाला इनर मेम्ब्रेन है। चलिए, और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या बोला गया? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
अंदर में लिक्विड, ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और बाहर का ये जो लिक्विड है ये क्या कहलाएगा? साइटो। मैं बताया कि इसी पे साइटोक्रोम सब है यहाँ पे। तो गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना दूर को काट रहा हूं और बड़ा करके नीचे बना रहा हूं। मतलब इनर मेम्ब्रेन बनाना है पहले, तो अंदर इनर मेम्ब्रेन होगा। आपको पता है इनर मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है और आउटर मेम्ब्रेन भी बाइलेयर ही होता है। इसी तरह से पूरा में आएगा। इसी तरह से इधर इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन है। एक सिंगल लाइन से इसको हम मिला देते हैं। सब जगह फास्फोलिपिड इसलिए नहीं बनाए कि बीच में हमको कुछ लिखना है, मतलब इनर मेम्ब्रेन की बात कर रही है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन भी बनाना पड़ेगा। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन। पूरे में होगा। आउटर मेम्ब्रेन, और इधर भी जो हम लोग बात करेंगे पूरे में होगा। या आउटर मेम्ब्रेन। तो आप लिख भी सकते हो, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाला आउटर। और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या बताया? शॉर्ट में लिख दो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को पता है कि इसी पे ऑक्सीजोन सब होता है अंदर में, तो एक ऑक्सीजोन भी यहां बना लेते हैं, यहाँ पे ही बना लेते हैं ऑक्सीजोन। अब देखो, अंदर में इधर का काटे हैं तो अंदर इधर मैट्रिक्स, तो इस साइड में क्या होगा? मैट्रिक्स इस साइड में, पूरा ये सब मैट्रिक्स है। और बाहर क्या है? साइटो। फिगर यहां तक क्लियर है? फिगर यहां तक क्लियर है? चलो क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। ईटीएस में दो पाथ चलता है, पाथ फर्स्ट एंड पाथ सेकंड। तो पहला पार्ट लिखते हैं, पाथ फर्स्ट। तो पहला पाथ जो लिखेंगे तो सबसे पहले आता है यहां NADH, या H2 भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देता है FMN को। FMN इलेक्ट्रॉन देता है क्यूनॉन को। क्यूनॉन से आ जाता है QH2, ये बनता है। क्यूनॉन से क्या बनता है? QH2। उसके बाद QH2 से इलेक्ट्रॉन चला जाता है दो मॉलिक्यूल साइटोक्रोम बी में। उसके बाद जाता है दो मॉलिक्यूल साइटोक्रोम C1, फिर दो मॉलिक्यूल साइटोक्रोम C, जो सीक्वेंस बताएगा, और देन सीक्वेंस है A और A3, साइटोक्रोम A और फाइनली साइटोक्रोम A3। इसका मूवमेंट की बात कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन का। मूवमेंट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये सारा मूवमेंट किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन का। और यही जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, नहीं, यही जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो ये कुछ खेला कर जाता है। क्या खेला करता है? अब वो देखिए, बोर्ड पे नजर रखिएगा। साइटोक्रोम एफएमएन से जो क्यूनॉन में आता है, क्यू से QH2 जो बनता है, नहीं, तो एफएमएन से जब क्यूनॉन में आएगा तो 4H+ को खींच के ये अंदर ला देता है। कहां से ले आया? मैट्रिक्स से लेके कहां गया? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल। फिर C1 से C में जब जाता है, फिर 4H+ को खींच के यहां ले आता है। फिर A से A3 में जो जाता है, A से A3, और A3 के बाद फाइनल स्टेप होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। फाइनली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। तो A से A3 में जब जाता है तो यहां भी 4H+ मैट्रिक्स से खींच के इधर कर लेता। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब प्रोटॉन चैनल होता है। इस जगह पे क्या होता है? प्रोटॉन चैनल सब है। और जो एनर्जी निकला, वही एनर्जी क्या किया? प्रोटॉन चैनल को कहां से? मैट्रिक्स से खींच के कहां लेके आ गया? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आया। तो जरा गौर कीजिए, इधर का पॉजिटिव चार्ज को खींच के अंदर लाया है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? अंदर डेवलप करता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बाहर क्या डेवलप करेगा? नेगेटिव चार्ज। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, इसको बोलता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ये अंदर बाहर, यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। तो इस जो ग्रेडियंट बना, नहीं यहां करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बस यहां एक लिख रहा हूं, क्या? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बना। कलर पहचानिएगा। ग्रेडियंट बोले तो डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बना के रख दिया। H+ जो खींच के लाया है, H+, इसी कलर से लाए, H+ लाया, तो देखो देखो देखो, अंदर में क्या होगा? H+ ज्यादा, और इधर क्या हो जाएगा? H+ कम। तो H+ जो ज्यादा और कम आया, तो H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। तो क्या बोलेंगे? प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। दूसरा और क्या बन गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। तीसरा बात, अब क्या होगा? H+ ज्यादा, इसका मतलब होता है pH कम। pH कम, यहाँ H+ कम मतलब pH ज्यादा। तो pH के रिस्पेक्ट में देखें तो pH ग्रेडियंट बन गया। तीन तरह का ग्रेडियंट बना, फोर्स का डेवलपमेंट हो गया। तीन तरह का फोर्स का डेवलपमेंट हुआ। आप बोर्ड पे नजर रखिए, बार बार बोल रहा हूं, हवा भी नहीं लगेगा। अभी क्या हो गया? क्लियर? अब यहीं से क्या होना है? जब भी ये 4H+ बाहर आएगा, इधर से जब इधर आएगा, यहां सफिशिएंट एनर्जी छोड़ेगा, और यही एनर्जी क्या करेगा? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में पीआई को जुड़वा देगा, और जैसे दोनों को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ATP। वही एनर्जी के कारण क्या फॉर्मेशन हो गया? ATP। तो जरा गौर कीजिए, 4H+ निकला तो एक ATP। तो एक बार NaDH जो आया, तो कितना H+ को अंदर किया है? 4 यहां अंदर किया है, 4 यहां अंदर किया है, 4 यहां अंदर किया है। 4 4 8 4 12, 4 से एक ATP, तो 12 से कितना ATP? 3 ATP। इसीलिए मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था, एक NaDH2 या NaDH कितना ATP देता है? 3 ATP देता है। कब? ETS में जाने के बाद।
पिछले क्लास में ही बताया था। ये तो गया पाथ फर्स्ट। पाथ सेकेंड क्या है? पाथ सेकेंड में जो हम लोग बात करेंगे पाथ सेकेंड का, तो यहाँ थोड़ा बात है। यहाँ पे क्या होता है पाथ सेकेंड का, Fa डी या DS2 जो आया था, ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है? आयरन सल्फर प्रोटीन को। 3 मॉलिक्यूल आयरन सल्फर प्रोटीन होता है और ये इस स्टेप को एस्केप करके आगे को दे देता है। एस्केप कर गया इसको और ये इलेक्ट्रॉन आगे को दे दिया। आगे को दिया तो ये 4h प्लस खिंचाया नहीं, बाकी सब बात एज इट इज। बाकी सब बात एज इट इज। तो क्या हो जाएगा कि NaDH2 जो आया तो ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन को खींच नहीं पाया, तो NaDH2 कितना को खींचा? 4 प्लस 4 8। एक 4 निकलेगा तो 1 ATP, 2 4 निकलेगा तो 2 ATP। यही रीजन है कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि एक FADH2 आएगा TS में तो मात्र, क्लियर है? कैसे 3 कैसे 2, लेकिन ये है पुराना डाटा, नया डाटा में कुछ चेंजेज है। ये है पुराना डाटा, नया डाटा में कुछ चेंज है। क्या चेंज है देखो, ये अभी नया डाटा में आया, बोला लास्ट वाला में 2 गो 4H प्लस नहीं आता है। लास्ट वाला में बोला कि 2 गो आएगा, तो 2 गो आएगा। अब मान लीजिए 2 गो आएगा तो यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 2 10। एक 4 निकला तो 1 ATP, अगला 4 में 1 ATP और अगला 2 निकला तो आधे ATP ना। न्यू डाटा के अकॉर्डिंग एक NaDH2 न्यू डाटा के अकॉर्डिंग, उधर जगह नहीं है तो कहाँ लिखा, यही लिख देता हूँ, साइटोप्लाज्म ये मिटा देते हैं। न्यू डाटा में आए, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो एक NaDH2 मात्र 2.5 ATP दे रहा है TS में जाने के बाद, और न्यू डाटा के अकॉर्डिंग एक FADH2 TS में जाने के बाद मात्र 1.5 ATP दे रहा है। ये न्यू डाटा है। ऊपर वाला ओल्ड है, आज भी NCERT ओल्ड को ही फॉलो करता है, आज भी NCERT ओल्ड को ही फॉलो करता है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आपको दोनों याद रहे तो मजेदार होगा। क्लियर है? तो यहाँ 3 तरह का फोर्स का डेवलपमेंट हो गया और वही तीनों फोर्स क्या किया? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ATP जनरेशन के लिए। कि ATP कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। और 3 तरह का फोर्स में कौन कौन सा फोर्स? pH ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इस तरह का ग्रेडियंट फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी आया था जब कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने पढ़ाया था। नहीं, सेम इसी तरह का चीज आया था, तो वहां भी ATP बन रहा था। बस वहां था कि लाइट के प्रेजेंस में सारा बात कर रहे थे और यहाँ लाइट के प्रेजेंस में नहीं बात कर रहे हैं। क्लियर है? जल्दी क्लिक कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर समाप्त होने वाला ये। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, कल से। प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, उसके बाद फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी मेनली जो पढ़ने लायक चीज है, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बात करेंगे ना। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन। क्या पहले वो कर लेते हैं फिर डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी जो आप बोल रहे हैं वो आपका JNV में भी कर देगा, तो वही तो है। यहाँ भी रट्टा मारना पड़ेगा, वहाँ भी याद करना पड़ेगा। तो पहले हम सोचे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले कर देंगे, मेन चैप्टर आपका कर दें, ये देखते हैं कितना टाइम बचता है, उसके अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे। ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत लंबा है, 6 गो फिजियोलॉजी पढ़ना आप लोग को। सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, स्केलेटन है, नर्वस है, एंडोक्राइन है।
6 को फिजियोलॉजी पढ़ना है और आपके पास अभी टाइम है 1 मंथ, 25 दिन, 1 मंथ। हमको तो बताया गया 1 मंथ, तो देखते हैं। तो जो भी पढ़ा है आप क्वेश्चन बना के देख लो, मजा आ जाएगा। हो गया? भरो। बाकी जो रेफरेंस बुक कोई भी ले सकता है, मार्केट का जो अच्छा लगे। मार्केट का जो बुक देखे, बुक सब अच्छा होता है, बुक कोई खराब नहीं है। जीन्स लाने जाते हैं तो कभी पूछे कि सर ब्लू जीन्स ले कि ब्लैक जीन्स ले, कौन कंपनी का जीन्स ले, पूछते हैं क्या? कभी नहीं पूछते। तो जाके क्या कर लेते हैं, ट्रायल करते हैं। तो वही है बुक में, बुक सब अच्छा है, आपको जो सूट कर गया वो ले लीजिए, है ना। ऐसे मार्केट में 3-4 बुक जो मेरे जानकारी में है, एमटीजी का, एमटीजी पब्लिकेशन है, बालाजी पब्लिकेशन है, जीआरबी पब्लिकेशन है, नहीं, ये सब पब्लिकेशन का बढ़िया बुक आता है। तो इस सब में से किसी का भी आप उठा लीजिए, कोई इशू नहीं। बस बुक लेते वक्त ध्यान यही रखना है, पब्लिकेशन कोई हो फर्क नहीं पड़ता है। बुक लेते वक्त बस 1-2 बात का ध्यान रखिएगा। पहला, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। तीसरा, जितना ज्यादा क्वेश्चन दे उतना बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, बुक का लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। बुक ले लिए बुझाइए नहीं रहा, ये 4 चीज शूट किया, आप बुक ले लीजिए, कोई सुनो, बुक सब बढ़िया। चलिए हटाओ, थोड़ा सा जोड़ते हैं, कितना कितना एडबी कहाँ कहाँ बना है, हटा रहा हूँ हटा रहा हूँ। क्या हो गया? क्या काम है? पी नहीं रहता तो प्रोटॉन को घेर के कौन रखता? कि दीवार का क्या काम है, क्लासरूम में कोई काम है? छोड़ दो, घेर के रखे हुए तब तो क्लासरूम जैसा दिख रहा है, तभी तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बना, नहीं तो बाहर निकल जाता ना, नहीं तो ग्रेडियंट बनता ही नहीं, बाहर आ जाता। चलिए आगे बात करें, कहाँ कितना एटीपी बना ये देखो, कहाँ कितना एटीपी बना हम लोग को वो जोड़ना है। एटीपी तो बना, लेकिन कितना कितना कहाँ कहाँ बना। हम लोग 4 प्रोसेस के बारे में बात किए। पहला ग्लाइकोलाइसिस, पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में 2 तरह से एटीपी बना था। 2 एटीपी डायरेक्ट बना है और 2 तो बना है NADH या H2 ग्लाइकोलाइसिस। फिर बात की हम लोग लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन में हम लोग आए तो इसमें एक ही टाइप से बना था, 2 गो NADH या H2 भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग बात किए क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल में एक साइकिल चला था, तो यहां देखो पहले तो 2 तरह से एटीपी बना, एक तो बना है जीटीपी, लेकिन 2 साइकिल चला तो 2 तो जीटीपी प्लस इसमें एक साइकिल चलेगा तो 3 गो NADH या H2 बनेगा, तो 2 साइकिल चलेगा तो 6 गो, और 2 साइकिल चलेगा तो 2 गो FADH2। नहीं, इस तरीके से बनेगा। अब यहां पे जो हम लोग बात करेंगे, अब इस तरीके से जो बना, चलो अब देखो,
अब यहां देखना है, गौर से देखो, बोर्ड पे नजर रखना। तो यहां पे अगर देखोगे तो 2 गो एटीपी तो डायरेक्ट बन गए। तो हम लोग एक काम करते हैं, न्यू डाटा ओल्ड डाटा दोनों से जोड़ के देख लेते हैं। नया वाले से जोड़ते हैं पहले, और फिर सॉरी ओल्ड से जोड़ लेते हैं, पहले ओल्ड ही कर लेते हैं, और फिर इधर न्यू वाले से कर लेते। तो देखो, बोर्ड पे नजर रखना है, ये 2 एटीपी तो डायरेक्ट है, इसमें भी सेम ही रहेगा, इसमें भी। क्यों? क्योंकि ये 2 एटीपी किससे बना है? कैसा एटीपी है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बना है, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं आए। यहां जो 2 ठो जीटीपी है, यही कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, तो दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बना है। ये दोनों सबस्ट्रेट लेवल से बना हुआ है, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये जब ईटीएस में जाएगा, तो पुराना डाटा हम बताया 1 से 3, तो 2 से। न्यू डाटा हम बताया 1 से 2.5, तो 2 से। चलो इसमें सेम बात इसमें भी होगा। 6 एटीपी पुराना डाटा के अकॉर्डिंग, नया डाटा के अकॉर्डिंग। इसमें देखो, ईटीएस में जाएगा तो 1 से 3, तो 6 से 18 एटीपी, और 1 से 2.5, तो 6 से 15 एटीपी। चलो इसमें पुराना डाटा ईटीएस में जब गया तो 1 से 2, तो 2 से 4 एटीपी, और इसमें हो जाएगा 3 एटीपी। चलो दोनों को जोड़ लो, ऊपर से जोड़ो, तो गौर करके देखो, 4 एटीपी ये है, 4 एटीपी, 4 एटीपी प्लस, अब ये वाला जोड़ो। अच्छा, 4 एटीपी यहां भी लिख देते हैं, इसमें भी 4 एटीपी यही है सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। चेंज तो आया है ऑक्सीडेटिव वाले में, देखो यहाँ 6, 6, 12 और 18, कितना हुआ? 12, 18, 30 और 4, 34 एटीपी। और यहाँ जो यहाँ 5, 5, 10 और 15, 25 और 3, 28 एटीपी। अब देखो टोटल एटीपी अगर बोले, टोटल यहाँ पे टोटल, तो 38 एटीपी बन गया। आप लोग यही याद करके रखे हो, 38 एटीपी बनता है। नया डाटा के अकॉर्डिंग जो टोटल, ये न्यू डाटा है। लेकिन मेनली आज भी बताया कि एनसीईआरटी किसको फॉलो करता है? ओल्ड वाले को। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कितना एटीपी बनेगा? 38 एटीपी की हम लोग बात करेंगे, ठीक, 38 एटीपी बनता है। क्लियर है? तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। तो जरा सा गौर कीजिए, ये जो 38 एटीपी बना नहीं, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, जरा सा गौर करना है, 4 एटीपी कैसे बना है? ये वाला खींच के लाओ इधर। इसमें 2 बात कर रहे हैं, 4 एटीपी प्लस 34 एटीपी। तो 4 एटीपी किससे बना है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। और 34 एटीपी जो बना है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से। बच्चों, एनिमल में फोटोफास्फोराइलेशन होता नहीं है। एनिमल में, हम लोग में फोटोफास्फोराइलेशन होता नहीं है। हम लोग में जब भी एटीपी बनेगा तो वहां पे हम लोग के पास 2 ही तरीका है, या तो सबस्ट्रेट लेवल, नहीं तो ऑक्सीडेटिव। तो जरा देखो कि सबसे ज्यादा एटीपी कौन बना रहा है, सबस्ट्रेट लेवल से कि ऑक्सीडेटिव से? और ऑक्सीडेटिव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए सबसे ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी मिल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन कौन करवाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया ही करवाता है। आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक कॉमन है, लेकिन लिंक रिएक्शन एरोबिक में होगा, क्रेब साइकिल एरोबिक में होगा, ईटीएस एरोबिक में होगा। क्लियर है? हुआ? हो गया लगता है। क्लियर? पाँच मिनट है अभी नहीं। चलो जल्दी से करें, फिर मेरा क्लास भी है। हो गया? बढ़ो आगे, हटा दूं, चैप्टर आपका क्लोज हो जाए। क्लीन कर रहा हूं। अब देखो, हम लोग जो फूड खाए, फूड में तीन ही चीज मिलता। क्या क्या था? एक प्रोटीन रहता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा लिपिड्स। यही तीन चीज तो फूड में था। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूनिट लिए हैं क्या? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज को लेकर आगे बढ़े। ग्लूकोज से क्या बना है? पायरुविक एसिड, दूगो बना था, ग्लाइकोलाइसिस कहलाया था। पायरुविक एसिड से फिर क्या बना है? एसिटाइल कोएंजाइम में दो गो बना था, और एसिटाइल कोएंजाइम में फिर कहां गया था? क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में गया, और क्रेब साइकिल के बाद हम लोग क्या बात किए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखो, एनसीईआरटी की अगर बात करें, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी क्या क्या है? पायरुविक एसिड के बाद बोले तो एसिटाइल कोएंजाइम में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात किया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वैसे तो ये होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन चलो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ईटीएस होगा इनर मेम्ब्रेन में। एनसीईआरटी की बात क्या? इनर माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी साइटोप्लाज्म में, यही ना। अगर प्रोटीन खाए हैं, प्रोटीन, तो प्रोटीन भी टूटेगा। तो प्रोटीन जब भी टूटेगा, पहले तो एमिनो एसिड में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ देगा। प्रोटीन तीन जगह से इंटर कर सकता है मेल पाथ में, या तो पायरुविक एसिड बन के इंटर कर जाए, या एसिटाइल कोएंजाइम में बन के इंटर कर जाए, या क्रेब साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन का, वहां ये तीन जगह इंटर कर सकता है। एनर्जी का प्रोडक्शन ऐसा ही होगा। और जो लिपिड की बात करेंगे हम लोग, लिपिड, लिपिड इकलौता जगह से इंटर कर सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में बनके। एक क्वेश्चन आज से 3 साल पहले पूछा है, कॉमन सबस्ट्रेट क्या है? कॉमन मतलब कार्बोहाइड्रेट है तो भी बनता है, प्रोटीन टूटेगा तो भी बनेगा, और लिपिड टूटेगा तो भी बनेगा। आंसर क्या जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर है? एक होता है आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वाशिएंट। आरक्यू किसको बोलते हैं? आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वाशिएंट, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज, इसी को बोला था आरक्यू। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू का वैल्यू होता है 1। आप रिएक्शन लिख लो। अगर ग्लूकोज का रिएक्शन लिखे हम लोग, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन लिए थे, तो क्या बना था? 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था प्लस वाटर बना था, नहीं? तो खैर हमको अभी वाटर से मतलब नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकला? 6। क्या ऑक्सीजन यूज हुआ? 6। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 6/6। क्या आंसर आएगा? 1। लेकिन अगर कभी आरक्यू आपसे पूछ दे, ये तो कार्बोहाइड्रेट का बताया ना, फैट का,
तो देखो याद रखना, आर क्यू का वैल्यू, बोर्ड पे नजर रखना, तुरंत याद हो जाएगा। आर क्यू का वैल्यू ऑलवेज 1 के इर्द गिर्द होगा, 1 के आसपास वाला, 1 के आसपास। आर क्यू का वैल्यू कभी 3 और 4 नहीं हो सकता, 7, 10, 9 नहीं हो सकता। ठीक, तो एफ फॉर फैट, देखो यहाँ यहाँ बोर्ड पे नजर रखना, एफ फॉर फैट, ऐसे पलट देंगे, एफ होगा 7 जैसा दिख रहा है नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, 1 के आसपास। तो 1 के आसपास क्या हो सकता है 7 का, याद हो गया। कोई भी लिपिड क्या दे दे, फैट या लिपिड, फैट भी लिपिड है तो उसका आरक्यू यही होता है। प्रोटीन का दे दे, प्रोटीन, प्रोटीन का आरक्यू दे, देखो 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 बोर्ड पे नजर रखना, पी फॉर प्रोटीन, किसके तरह दिख रहा है 9, तो मैंने बोला 1 के आसपास, 1 पे आसपास क्या होगा, याद हो गया। तो 1 के आसपास क्या होगा प्रोटीन का, 0.9 आता है, कोई भी प्रोटीन का निकालो। अगर कोई एसिड का निकालोगे, एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सबका, बस इसमें याद रखिएगा मोर देन 1, ये आरक्यू का वैल्यू है। ऑर्गेनिक एसिड इस सब का जो बात करेंगे, ये मोर देन 1 होता है क्या, आरक्यू का वैल्यू। क्लियर है, ऑलमोस्ट आपका ये खत्म हो गया। एनसीईआरटी में देखो बीटा ऑक्सीडेशन दिया है क्या, जल्दी से देख के बताओ। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास, नहीं ना दिया है, दिया भी नहीं होगा, चलिए ये खत्म हो गया। अगर होगा भी तो अगले क्लास में देख लीजिएगा, अगले क्लास में तो 5 मिनट का चीज़ है, बता देंगे। अगर दिया होगा तो 5 मिनट में वो बता देंगे, है ना। डन, चैप्टर क्लोज। अगला चैप्टर कौन सा, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। प्लांट फिजियोलॉजी में तीनों को चैप्टर पढ़ना है, 2 को डन, तीसरा कल स्टार्ट, और इस सप्ताह में प्लांट फिजियोलॉजी क्लोज होने जा रहा है। ओके, समझ में आया, आज वाला आया।